नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, जैव अणुओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमने कार्बोहाइड्रेट और वसाओं के बारे में पढ़ लिया था, लिपिड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इस बोर्ड में थोड़े से पहले पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है, जो मेरे एक छोटी सी गलती के कारण पूरा वीडियो मैंने बनाया, 15 मिनट का वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। तो साथियों, मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतना मेरा चैनल ग्रो होगा। धन्यवाद। अब यहां पर बात आती है हमारे सामने प्रोटीन। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट वसा के बारे में अपन ने पढ़ा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं, ऐसे ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, और साथ में ये एक और परमाणु नाइट्रोजन के साथ मिलकर बने होते हैं। आपको इसके बारे में ये पहले ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ इनमें फास्फोरस सल्फर मैग्नीशियम ये तत्व भी पाए जाते हैं, और ये परमाणु भी पाए जाते हैं, और उनके नाम के आधार पर ये परमाणुओं के नाम के आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे। तीसरी बात, ये एमिनो अम्लों से बने होते हैं। ये मुख्य बात है। ये किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों के बने होते हैं। अब यह बड़े और अत्यंत जटिल जैव अणु हैं, क्योंकि इन लंबी श्रृंखलाओं के बने होते हैं, और एमिनो अम्लों के बगैर तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। एमिनो अम्ल नहीं है इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों का पर्याय है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। तो यहां पर दूसरी बात, यह बड़े होते हैं और अत्यंत जटिल होते हैं। किसी भी जीव के शरीर का 40% भाग ये बनाते हैं। 14%, नॉट 40%, सॉरी, 14%, 14% भाग ये बनाते हैं, और यह कई प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं वो मुख्यतः प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। तो आपको ये 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के नाम भी याद करने पड़ेंगे। तो ये पर बाद में अलग से वीडियो बना देंगे। इसके बाद एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके पेप्टाइड बंध बनाते हैं। ये दो एमिनो अम्ल हैं जो आपस में जुड़ते हैं, तो बीच में पेप्टाइड बंध बनता है, इसके कारण जुड़ते हैं। ठीक है। अब ये प्रोटीन के एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन ये कहा जाता है कि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्लों की श्रृंखलाओं के, एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, उनको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। बहुत सारे पेप्टाइड बंध होते हैं। एमिनो अम्ल, एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तो एक एमिनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध, दूसरे और तीसरे के बीच में पेप्टाइड बंध, तीसरे और चौथे के बीच में पेप्टाइड बंध, ये सब बंध मिलकर के क्या कहलाते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। इसीलिए प्रोटीन को एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से ये बनते हैं। दूसरी बात, आपको ये मुख्य रूप से इसके कैरेक्टर आपको याद रह गए, एमिनो अम्ल से बनते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, इसके प्रकार, जहां तक बात आती है प्रकार के बारे में, तो मुख्य रूप से अपन एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, और इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला होता है सरल और शुद्ध प्रोटीन। सरल और शुद्ध प्रोटीन कौन से होते हैं? आपको याद रखना है कि केवल और केवल एमिनो अम्लों से बने हुए प्रोटीनों को सरल प्रोटीन कहा जाता है या शुद्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूसरा आता है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्लों के साथ साथ अन्य तत्वों के, अन्य परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। जैसे कि अपन ने पहले देखा था, फास्फोरस सल्फर मैग्नीशियम, ये अन्य तत्व होते हैं, इनके साथ ही मिले होते हैं। और अन्य तत्व जो होते हैं उनको प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ये भी याद रखना है आपको। किसके साथ? एमिनो अम्लों के साथ दूसरे जो परमाणु जुड़े होते हैं उनको प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। फिर तीसरा होता है, वो होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन सरल प्रोटीनों के अपूर्ण जल अपघटन से बनते हैं।
सरल प्रोटीन जो होते हैं उनके अपूर्ण जल अपघटन से ये प्रोटीन बने हुए होते हैं उनको संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। अब ये तो एक आपको याद रखने के लिए आइडिया दिया है। क्या आइडिया कि सरल प्रोटीन किसको कहेंगे? केवल एमिनो अम्लों से बने हुए प्रोटीन को सरल प्रोटीन कहते हैं। संयुग्मित प्रोटीन किसे कहेंगे? एमिनो अम्लों के साथ साथ किसी और परमाणु के जुड़ने से। एमिनो अम्लों तो है ही, प्रोटीन एमिनो अम्लों के बगैर तो रहेगा नहीं, लेकिन एमिनो अम्लों के अलावा उसके साथ और परमाणु को जुड़ता है, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, तो इसको अपन कहेंगे संयुग्मित प्रोटीन। और तीसरा अपन ने कहा है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न का मतलब डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव किसके हैं? ये सरल प्रोटीनों के अपूर्ण जल अपघटन, पूरा जल अपघटन नहीं होता है, थोड़ा सा कम रहता है, अपूर्ण होता है, इसलिए उसको अपूर्ण जल अपघटन से ये बने होते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 3 बेसिक बातें याद रखनी। अब नेक्स्ट में आ जाओ। ये सरल प्रोटीन जो होते हैं, सरल और शुद्ध प्रोटीन जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको गोलाकार और तंतुमय कहते हैं। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोलाकार का मतलब गोल होंगे और तंतुमय का मतलब लंबे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं वो ये किसके प्रकार है? सरल प्रोटीन के। सरल प्रोटीन के 2 प्रकार है, कौन कौन से? गोलाकार और तंतुमय। गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं वो जल में घुलनशील प्रोटीन होते हैं और तंतुमय होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। गोलाकार प्रोटीन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और तंतुमय प्रोटीन होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। चलो साहब, इसके बाद ये वलित होते हैं, गोलाकार नाम ही स्पष्ट है, तंतुमय लंबे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, हिस्टोन है, ग्लूटामिन है, ग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। इसके बाद तंतुमय में कंडरा है, अस्थियों के, उपास्थियों के। इसके बाद सिंग, नाखून, त्वचा, पंख, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है संयुग्मित में। संयुग्मित में अपन ने क्या कहा कि एमिनो अम्लों के साथ एक और समूह जुड़ जाता है, जिसको अपन प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। अब प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है? जैसे अगर एमिनो अम्लों के साथ फास्फोरस जुड़ा है तो उसको फास्फोप्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? फास्फो। जैसे दूध की कैसीन जो होती है वो फास्फोप्रोटीन है। उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल है तो इसको न्यूक्लिक अम्ल, जैसे न्यूक्लिक अम्ल में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, अगर प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि एमिनो अम्लों के साथ क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि ग्लोबुलिन। अगर प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोई वर्णक जुड़ गया है, एमिनो अम्ल है ही, उसके साथ वर्णक जुड़ गया है, तो उसको कहेंगे अपन को क्रोमोप्रोटीन। पिगमेंटेशन, और जैसे कि अपने ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्रोमोप्रोटीन है। उसके बाद लाइपोप्रोटीन, अगर इस लाइपो का मतलब फैट, वसा जुड़ जाए, किसके साथ? एमिनो अम्लों के साथ वसा जुड़ जाए, तो उसको अपन को लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जैसे कि विटेलिन, अंडे की जर्दी। तो ये हो गया। उसके बाद ये एग्जाम, अब नाम जैसा है उसके अनुसार ही उसके काम है, देखो। और ये किसके हैं? तो आपको याद रखना है प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह में ये होते हैं। तो ये बात मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जानते हो आप, सरल प्रोटीन के जल अपघटन से, अपूर्ण जल अपघटन से बनते हैं। जैसे कि ये छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, और जैसे प्रोटीएजेज है, पेप्टोन्स हैं, ये सभी जो प्रोटीन होते हैं वो व्युत्पन्न होते हैं। तो साथियों, ये प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब आप चाहें तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बार बार वीडियो को देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ना लिखना है, कुछ नहीं करना है, आप वीडियो को देखते रहिए और अपने मन में कंठस्थ करते रहिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो प्रोटीन के बारे में हो गया कि प्रोटीन के लक्षण क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर क्या है, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के कुछ नाम हैं, और प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, उसके आधार पर। अब यहाँ पर प्रोटीन के कार्य, जैसा कि आपके पहले शुरुआत में ही कहा था कि प्रोटीन के कार्य क्या हो सकते हैं? प्रोटीन के कार्य, अब प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। आपके शरीर की हर जो क्रिया होती है वो प्रोटीन से रिलेटेड होती है, प्रोटीन से ही प्रेरित होती है। तो यहां पर अपन ने ये भी पढ़ा है कि 14% भाग बनाते हैं शरीर का। शरीर निर्माण कितना करते हैं? 14% भाग होता है शरीर का, उससे बनता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोटीन शरीर निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के अनुसार अपन देखें तो यहां पर अपन कुछ इसके अनुसार बात करें, शरीर की वृद्धि,
और उत्तकों की मरम्मत, शरीर की वृद्धि करने, उत्तकों की मरम्मत करने, पूरे शरीर की संरचना के निर्माण में, संरचना निर्माण में, एंजाइम के रूप में। एंजाइम क्या करते हैं? उपापचय क्रिया, उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी होती है, उत्सर्जन है, श्वसन है, गमन है, पाचन है, ये सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो एंजाइम के रूप में इसमें प्रोटीन ही काम करते हैं। इसके बाद हार्मोन्स के रूप में जैविक क्रियाएं करने के लिए, जितने भी हार्मोन है वो सब प्रोटीन के जैसे कार्य करते हैं, और जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो प्रोटीनों से मतलब हार्मोनों से होती है। उसके बाद गैसों के परिवहन में, गैसों के परिवहन में कैसे? जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम, वहन का काम करती है, तो ये प्रोटीन का काम है। उसके बाद पेशियों में संकुचनशीलता, मसल्स जो है उसमें जो इलास्टिसिटी होती है, वो संकुचनशीलता होती है, वो इसके कारण होती है, प्रोटीनों के कारण। और एंटीबॉडीज के रूप में जीवाणुओं की रक्षा में भी, एंटीबॉडी जो बनती है हमारे शरीर में वो जीवाणुओं से रक्षा करती है, वो भी प्रोटीन होते हैं। उसके बाद सिंग, नाखून आदि क्रिएटिन द्वारा सुरक्षा और आक्रमण, सिंग है, नाखून है, ये सब जो होते हैं वो रक्षात्मक बाह्य कंकाल है, तो ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद रुधिर का थक्का बनाने में, फाइब्रिन थक्का बनाने में, रुधिर का थक्का बनाने में काम करते हैं। तो ये साथियों प्रोटीन के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन एक ऐसा वाइटल इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसके बगैर हमारे शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रोटीन के बारे में सभी प्रकार की बातों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भले वो कक्षा 9, 10, 11, 12 या आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जीव विज्ञान की बात करें और अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करना है। अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आरबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, अन्य किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बताई है। अब मैं जैसे अपने जैव अणु थे, जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीनों के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। इन तीनों के बारे में मैं एक टेस्ट सीरीज भी दूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। तो अपन धीरे धीरे इस चैनल को और ग्रो करेंगे, उस समय आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको आप तक ये सूचना मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम।